हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि बेटाओ आपको भी पिछली वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया था कि हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत किन किन प्रकरणों को शामिल किया गया है। तो उन 6 प्रकरणों के मैंने आपको नाम लिख करके बता दिया था। आप सभी उन 6 प्रकरणों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले। उसके बाद आप सर्वप्रथम टॉपिक का नाम लिखेंगे, लिपि भाषा व्याकरण। आज हम लिपि भाषा व्याकरण के टॉपिक को अर्थात प्रकरण को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इस टॉपिक को सुंदर तरीके से अपनी कॉपी में लिख ले। अब आज हम इस पूरे टॉपिक में से जिसे पढ़ने जा रहे हैं वह है हमारा बेटाओ लिपि। क्या है? लिपि। सबसे पहले हम लिपि को समझेंगे कि लिपि क्या होता है, लिपि की परिभाषा क्या है, लिपि होती क्या है, लिपि आई कहाँ से है, किस प्रकार का प्रश्न हमारी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आइए आज आप सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन करेंगे और आप लोग, मैं जहाँ जहाँ जिस जिस तरीके से आपको लिखने के लिए बोलता जाऊँ आप लोग वहाँ वहाँ लिखते रहेंगे। तो बेटा देखो, आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि लिपि, आपको सबसे पहले देखना है इसमें कि लिपि होती क्या है। यस, एक मिनट, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी कुछ। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं लिपि। तो लिपि के अंतर्गत सबसे पहले आप लोग जानोगे कि लिपि की परिभाषा। क्या जानोगे बेटाओ? परिभाषा। 1 नंबर में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस प्रश्न के चांस बहुत अधिक बनते हैं, लेकिन अभी तक इस प्रश्न को पूछा नहीं गया है। इसलिए आप लोग इसे बड़े ही ध्यान से समझ करके अपनी कॉपी में नोट करें और इसे लर्न भी करें साथ के साथ। तो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ लिपि की परिभाषा। तो आप सभी लिखिए बेटाओ कि ध्वनि को, ध्वनि जानते हो आप? ध्वनि जैसे किसी भी चीज़ की ध्वनि होती है। जैसे आज मैं आपके सामने इस तरीके की आवाज़ कर रहा हूँ, अब इस आवाज़ की जो आपके कानों तक जो स्वर पहुँच रहे हैं वह केवल और केवल इसकी क्या है? ध्वनि है। तो इस तरीके से ध्वनि को आप लिखिए, इसमें ध्वनि को लिख लिया बेटा आप लोगों ने। जिन ध्वनि को जिन चिन्हों ध्वनि को जिन चिन्हों के माध्यम से जिन चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है, माध्यम से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटाओ? लिपि कहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों ने लिख ली होगी इसकी परिभाषा। लिपि किसे कहते हैं बेटाओ? ध्वनि को जिन चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब आपको पता है, मैंने बोला आपसे कै। अब आपने कै को किस तरीके से लिखा बेटाओ? इस तरीके से, देखो यूं 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 यूं, इस तरीके से करके, इस तरीके से करके अभी क्या बन गया? कै। अब आपको पता है इस कै को बनाने में आप लोगों ने इन चिन्हों का प्रयोग किया है, इन सिरोरेखों का प्रयोग किया है। ये जो सब लाइन से खींच रहा हूँ मैं आपके सामने, ये क्या है बेटा? चिन्ह। तो आप लोगों को यही चिन्ह याद रखने हैं कि यही चिन्ह क्या है बेटा? लिपि है। क्या है ये चिन्ह? ये चिन्ह लिपि है। ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको याद नहीं होंगे तो आप लोगों की परिभाषा नहीं बन पाएगी। तो आप लोगों ने क्या लिखा? जिन चिन्हों के माध्यम से हम ध्वनि को प्रकट करते हैं वही चिन्ह क्या कहलाते बेटाओ? लिपि कहलाते हैं। आप लोगों को सबको परिभाषा याद हो गई होगी। अब आगे सुनिए बेटाओ कि लिपि होती क्या है, ये तो आप सभी को पता चल गया। अब हम देखेंगे कि हमारे भारत में लिपि का क्या महत्व है। तो देखो बेटाओ, लिपि के विषय में तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको यह अभी पता नहीं है कि लिपि आई कहाँ से है। तो देखो, एक शब्द लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, ब्राह्मी। क्या लिखा बेटा मैंने आपके सामने? ब्राह्मी। यह जो शब्द लिखा है आपके सामने मैंने, यह शब्द दिखने में बड़ा ही सरल दिख रहा है आपको, लेकिन इस शब्द का बहुत महत्व है। कैसे? कि सबसे पहले क्या हुआ बेटाओ कि हमारी लिपि को
जो ढूंढा गया था वह ढूंढा गया था सम्राट अशोक के स्तंभों पे। अर्थात सम्राट अशोक ने इस तरीके का कोई स्तंभ बनवा रखा है, इस तरीके का। अब इस स्तंभ पे क्या है बेटा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। अब लिखा हुआ था तो वो क्या है, पत्थरों की खुदाई करके लिखा था। तो यहाँ पर किसी ने पढ़ा था इस लिपि को। तो यह जो लिपि थी, जो चिन्ह थे, ये चिन्ह किस लिपि के थे, ब्राह्मी लिपि के चिन्ह थे। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है बेटाओ कि दो भाषाओं को अगर हम छोड़ दें, सिंधी और उर्दू को, तो लगभग लगभग भारत की सभी भाषाएं ब्राह्मी लिपि से जन्मी हैं। किससे जन्मी है बेटाओ, ब्राह्मी लिपि से जन्मी है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम दो भाषाओं को छोड़ दें तो सभी भाषाएं किस लिपि से जन्मी है, ब्राह्मी लिपि से। अब आप सोचिए कि हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं बेटाओ, बताओ किस भाषा का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड, हम करते हैं हिंदी भाषा का प्रयोग। तो आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखनी है, हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं इस भाषा की लिपि भी किससे आई है बेटाओ, ब्राह्मी लिपि से निकल करके आई है। किससे निकल करके आई है, ब्राह्मी लिपि से। लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अभी आपने देखा कि ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि से जन्म हुआ बेटाओ देवनागरी लिपि का। किसका जन्म हुआ, देवनागरी लिपि का। और देवनागरी लिपि आज हमारी हिंदी भाषा की क्या है, लिपि है। हिंदी भाषा की क्या है बेटा, लिपि है। अब देखो आप, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ, ब्राह्मी लिपि से। ये प्रश्न आपको याद में रखना है। जिस विद्यार्थी को याद नहीं होता है वह विद्यार्थी बहुत पीछे रह जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने अभी लिपि की परिभाषा बताई है आपको, लिपि का उद्भव बताया है कहाँ से हुआ है। अब हम बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जा रहे हैं कि जो हमारे हिंदी भाषा है इसके अलावा कोई और भी भाषा है क्या जिसमें हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हो। आपको पता है ये लिपि तो आपको पता है सभी भाषाओं की होती है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे कोई सी भी भाषा हो। लेकिन हमारी हिंदी भाषा की लिपि अभी देवनागरी लिपि हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब देवनागरी लिपि को बेटाओ हिंदी के अलावा मराठी और संस्कृत दो भाषाओं में भी प्रयोग में लिया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपका टेस्ट लिया इसका, और टेस्ट लेकर के मैंने आपसे यही प्रश्न पूछ लिया कि बेटाओ बताओ देवनागरी लिपि का प्रयोग किन किन भाषाओं के लिए किया जाता है, तो आप क्या बताओगे। देवनागरी लिपि का प्रयोग एक तो हिंदी भाषा के लिए किया जाता है और एक किसके लिए किया जाता है, बताइए आप। वेरी गुड, एक उर्दू मराठी के लिए और एक संस्कृत के लिए। अब आइए बेटाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर 3 प्रश्न क्लियर हो गए हैं। लिपि किसे कहते हैं, हमारी भाषा किस लिपि में है, देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ है, और हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि का प्रयोग किन भाषाओं में होता है। अब आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो मैंने आपके सामने एक शब्द बोला है देवनागरी, यह देवनागरी क्या है, देवनागरी ये है क्या, इसका परिचय क्या है। तो इसके बारे में सुनिए बेटाओ, इसके बारे में आपको बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो यही इसका परिचय बताना है कि यह हमारी हिंदी भाषा की क्या है बेटाओ, लिपि है। सबसे पहले तो आपको यही परिचय देना है इसका कि देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि। यह हमने सबसे पहले पढ़ ही लिया था। अब लिपि में आपको पता है मौखिक भाषा को ध्वनि के अनुसार लिख करके व्यक्त करने के क्या होते हैं, मानक चिन्ह होते हैं। अभी आप लोगों के सामने मैंने वो क्या बनाया था, चिन्हों के माध्यम से बनाया था, नहीं बनाया था, आप बताइए। इस तरीके से तो जो मानक चिन्ह है वही क्या है, लिपि है। अब जैसे देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि में बेटा वो समस्त स्वर, व्यंजन, वर्ण तथा उनसे निर्मित जितने भी शब्द आते हैं उन सभी के जो मानक स्वरूप होते हैं वे सब देवनागरी लिपि में ही प्रयुक्त होते हैं। इस तरीके से अभी मैंने आपको जो बातें बताई है उन बातों को आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो और आप चाहो तो जनरली याद रख सकते हो, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न केवल हम लोगों को जानकारी के लिए याद रखना होता है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता। एग्जाम में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन अभी मैंने आपको एक तो वो बताया है लिपि किसे कहते हैं, दूसरा मैंने बताया है कि हिंदी भाषा के अलावा अन्य किन भाषाओं का प्रयोग देवनागरी लिपि में होता है।
अब हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और लिपि का अंतिम प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा लिपि कंप्लीट होगा, कल हम भाषा और व्याकरण को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लिखने जा रहे हैं, जिसे आप सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में लिखेंगे। लिखिए बेटाओ, देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए। देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए। यस, देवनागरी लिपि की विशेषता या गुण बताइए। अब देखो, अब आपको क्या याद रखना है बेटाओ कि देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। अब हिंदी भाषा का प्रयोग आप जैसे जैसे करते हो वही उसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, अपना दिमाग बिल्कुल सेट करके रखो। आप, मैं आपसे कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन कह रहा हूँ कि हिंदी भाषा में आप जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते हो वो सभी इसकी क्या बन जाएगी बेटाओ, विशेषता बन जाएगी। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है। कैसे? जैसे मैंने बोला ए ध्वनि बोली तो ए वर्ण बनेगा, मैंने बोला आ ध्वनि तो आ वर्ण बनेगा। तो एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत बनता है, एक ही वर्ण संकेत बना एक ध्वनि के लिए। ओके, अब आगे आइए, आप लोग सबसे पहले मैं जो बताऊंगा आपको वो विशेषता लिखनी है। इसके अंतर्गत लिखिए कि देवनागरी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। समझ में आया होगा आपके। बाएं का अर्थ होता है बेटा वो लेफ्ट, और दाएं का अर्थ होता है राइट। तो बाएं से दाएं मतलब आप लोग, पता है आपको, जब आप हिंदी में कुछ भी लिखते हो तो उसे आप लोग बाएं से दाएं ही लिखते हो। कैसे? कि मैंने अभी लिखा आपके सामने कि मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, तो ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। तो बाएं से दाएं चल रहे हैं ना हम, इधर से इधर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो ये बायां पार्ट हो गया, ये दायां पार्ट हो गया। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि देवनागरी लिपि की ये विशेषता होती है कि इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। जबकि आपको पता है उर्दू में दाएं से बाएं लिखते हैं। उर्दू कैसे लिखाई जाती है आपको पता है ना सबको? बताइए उर्दू कैसे लिखते हैं? वेरी गुड, उर्दू को लिखते हैं हम दाएं से बाएं, अर्थात इधर से स्टार्ट होती है उर्दू, सबको पता है। जबकि हमारी हिंदी इधर से स्टार्ट होती है, तो इधर से स्टार्ट होने के कारण से इसको बाएं से दाएं लिखेंगे हम, और इधर से स्टार्ट होने के कारण से उर्दू को दाएं से बाएं लिखते हैं। क्लियर है पहली विशेषता? ओके, अब आप दूसरी विशेषता लिखो कि इस लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जैसे मैंने बोला आपसे कमल, कमल, तो आप क्या लिखोगे? कमल, इसी तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पर जो मैंने बोला है आपने वही लिखा है, तो आप लोग इसकी क्या विशेषता लिखोगे कि देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। लिख लिया। अब आपको पता है अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी में मैंने बोला आपसे नाइफ, लिखो नाइफ। अब इस नाइफ को आप अंग्रेजी में कहाँ से स्टार्ट करते हो? के से, तो के से स्टार्ट किया और बोला ने से है। तो इसलिए अंग्रेजी में आपको पता है कि किस तरीके से हम लोग बोलते क्या है और लिखते भी क्या है। इसलिए यहाँ पर देवनागरी लिपि की यह विशेषता बनती है कि इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अब आगे सुनिए आप, बहुत ही सुंदर विशेषता लिखा रहा हूँ। इस विशेषता को आपको ध्यान में रखना है। क्या है ये विशेषता? यह विशेषता यह है बेटाओ कि एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। एक वर्ण हम जो लिखते हैं उस वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। कि मैंने बोल दिया आपसे से, तो आप से ही लिखोगे। अब यहाँ पर सी चे भी होता है, कै भी होता है, से भी होता है। तो एक वर्ण में तीन वर्णों का भ्रम हो गया, लेकिन हमारी देवनागरी लिपि में इस प्रकार का कोई भ्रम नहीं होता है। जो वर्ण होता है वो वैसे ही लिखा जाता है। तो एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। आगे आप लिखो चौथी विशेषता इसकी बेटाओ। चौथी विशेषता लिखेंगे हम अनेक, यह जो लिपि है यह अनेक लिपियों के निकट है। भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के निकट यह लिपि है। चौथी विशेषता आप लोगों ने लिख दी है कि भारत की
अनेक से अनेक भाषाओं के निकट हमारी यह देवनागरी लिपि पाई जाती है। तो इस तरीके से आज हमने 4 विशेषताएं लिखी है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे खुद 2 विशेषताएं बना करके स्वयं दिखाए, 2 विशेषताएं। अब आपको पता है हिंदी आप शुरू से लिखते आ रहे हो, आप लोग कोई सुंदर सुंदर सी 2 विशेषताएं बना दीजिए कि जो आप लोग, जैसे अभी चलो एक विशेषता और मैं आपके सामने बोल देता हूँ। जैसे आप सभी को पता है, मैंने बोल दिया कि देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखा जाता है। आपको पता है कि हम ऐसे लेकर के और अंग्य तक पहले लिखते हैं, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, कैसे लेकर के गैज्ञानी तक। तो ये हमारे स्वर हो गए और ये हमारे व्यंजन हो गए, तो ये अलग अलग होते हैं। जबकि अंग्रेजी में क्या होता है, ABCDE, तो ई हमारा स्वर आ गया। तो अंग्रेजी में क्या होता है, कहीं स्वर और कहीं व्यंजन, लेकिन इसके अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप सभी को ध्यान में रखना है कि स्वर और व्यंजनों में भी इसको अलग अलग बांटा जाता है। तो आप लोगों के सामने मैंने अभी 5 विशेषताएं लिख दी है। अब आप लोग मुझे 2 विशेषताएं अलग से बना करके दिखाओगे। इतना ही आज आपके लिए होमवर्क है। बाकी कल मैं आपको इससे संबंधित आगे के प्रकरण को समझाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही बेटाओ, बहुत बहुत धन्यवाद।